at a local bus stop and a canteen, which were about 150 meters from each other at 6:58 p.m. and 7:01 p.m. respectively, that is the perpetrators and masterminds behind the blast, and ensure that they are punished as per the law. हैदराबाद बम धमाकों को लेकर आज जिस तरह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज, जनता दल यू के अध्यक्ष शरद यादव और सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव समेत विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा, उसके बाद संसद में बयान देने पहुंचे सुशील कुमार शिंदे ऐसे नजर आए। उन्होंने कहा कि वे हैदराबाद का दौरा करके लौटे हैं तथा पूरे मामले की गहन छानबीन हो रही है। अभी वे संसद में सिर्फ प्राथमिक जानकारी दे रहे हैं। इस हमले के पीछे कौन है और इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, इसको लेकर वे बाद में जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार इतना ही अभी कह सकती है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी और इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। हैदराबाद में गुरुवार को बम धमाके के बाद आज जनजीवन पटरी पर लौट आई है। लोग रोजमर्रा के अपने कामकाज को पूरा करने में लगे हैं। हालांकि लोगों के जहन में दहशत और दर्द अभी भी कायम है। आपको बता दें कि गुरुवार की शाम हैदराबाद के दिलसुख नगर में 2 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इनमें 16 लोगों की मौत हो गई, 117 लोग घायल हो गए थे। मृतकों को 2 लाख केंद्र सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार ने 6 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है, जबकि घायलों को 50,000 केंद्र और राज्य सरकार ने 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। धमाके की जांच करने के लिए एनआईए समेत कई एजेंसियां लगी हुई हैं। वहीं 3 संदिग्ध लोगों के स्केच भी जारी किए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने हैदराबाद में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री के अनुसार इस तरह की घटना पूरे देश के लिए खतरा है और हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के अनुसार जिस तरीके से हैदराबाद में बम धमाके किए गए हैं वो कायरता का प्रतीक है। उनके अनुसार जिस तरह से आम आदमियों को निशाना बनाया गया है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। उनके अनुसार ऐसे दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। जो घटना घटी है ये इससे हमारा देश और हमारा समाज जो है और मजबूत होकर उभरेगा। आतंकवादियों के जो मंसूबे हैं वो नाकाम होंगे। और जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, आज भी मैंने डीजीपी से बात की है, डीआईजी आए हुए। हमारे उत्तराखंड में पुलिस बिल्कुल चौकन्ना है और यहाँ के लोग सुरक्षित हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को प्रदेश के डीजीपी और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की और साफ निर्देश दिए कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में मंत्रियों के बीच तालमेल की कमी एक बार फिर जग जाहिर हो गई है। एएनएम के मामले को सुलझाने को लेकर मुख्यमंत्री ने एक सब कमेटी के गठन करने के निर्देश दिए, जिसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री को नहीं है। पिछले 4 माह से हड़ताल पर बैठी एएनएम ने आज विधानसभा के बाहर मौन उपवास रखने की पहले ही चेतावनी दे दी थी, जिसके बाद आज एएनएम अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एएनएम संघ की अध्यक्ष ने बताया कि उनका मौन उपवास का कार्यक्रम मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद स्थगित किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की एक उप समिति गठित किए जाने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपना उपवास का कार्यक्रम स्थगित किया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने उप समिति के गठन की जानकारी होने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार के मंत्रियों के बीच कितना तालमेल है। एएनएम की हड़ताल को लेकर हर बार मिल रहे आश्वासन के बाद सीएम ने अब सब कमेटी बनाए जाने के निर्देश दिए हैं, तो विभागीय मंत्री को इसकी जानकारी तक नहीं है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ आम आदमी के हितों के लिए सरकार कितनी गंभीर है। हैदराबाद में हुए बम धमाकों के बाद उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी किया है। डीजीपी सत्यव्रत ने प्रदेश की पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से राजधानी और हरिद्वार में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हैदराबाद में बीती रात हुए धमाकों के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी है, जिसके बाद उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक सत्यव्रत ने भी राज्य की पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद राजधानी में लगातार पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी के भीड़भाड़ वाले इलाकों में बम निरोधक दस्ते के द्वारा चेकिंग की जा रही है। देहरादून रेंज के डीआईजी अमित सिन्हा ने बताया है कि पुलिस के साथ साथ अभिसूचना विभाग की टीमों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं और साथ ही देहरादून और हरिद्वार में भी चेकिंग करवाई जा रही है। अगर किसी भी तरह की कोई संदेहपूर्ण वस्तु मिलती है तो उसकी सूचना पुलिस मुख्यालय को दी जाएगी। इंटेलिजेंस का ये है कि हमारी एलआईयू जो है वो हर जगह पर लगी हुई है, क्योंकि हमारा जो वर्कफोर्स है वो एलआईयू अपनी सूचना देता है। उस हिसाब से हमारे थाने पे भी इंटेलिजेंस नेटवर्क इंटेलिजेंस का अपना एक सिस्टम है। तो ये
इंटेलिजेंस कलेक्शन करते हैं और उसमें जो भी ऐसे मिसक्रिएंट हैं या गड़बड़ फैलाने वाले संभावित लोग हैं उनके ऊपर हम लोग निगाह रखते हैं और ऐसा लगता है कि ये कुछ कर सकते हो तो उसको हम फिर गिरफ्तार करते हैं। अक्सर देखा गया है कि बम धमाकों के बाद ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट होती हैं, लेकिन सोचने वाली ये बात है, डीजीपी ने निर्देश तो दे दिए हैं, लेकिन क्या पुलिस अगले 2 और 3 दिनों तक ही अलर्ट रहेगी या फिर राज्य में आने वाले दिनों में हमें पुलिस की मुस्तैदी नजर भी आएगी? पीलीभीत का जिला प्रशासन आज उस वक्त हरकत में आया जब यहाँ के जिलाधिकारी को पता चला कि यहाँ पे भारत नेपाल सीमा की 3 पिलर गायब हैं। पीलीभीत में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिलाधिकारी को इस बात की सूचना मिली कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगे 3 पिलर 3 सालों से हैं ही नहीं। जिलाधिकारी ने मौका मुआयने के बाद सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून को एक पत्र भेजकर तीनों पिलर की लोकेशन जीपीएस द्वारा ट्रेस करने की बात लिखी है। मामला कहीं और का नहीं बल्कि तहसील पूरनपुर के गांव नौजला व बूदीबूड़ का है, जहां वर्ष 2010 में आई बाढ़ ने भारत नेपाल सीमा के पिलर संख्या 20, 22 व 23 बहा दिए थे और तब से लेकर आज तक यहाँ पिलर दोबारा नहीं लगे। 3 साल बीत जाने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पिलर नहीं होने से अब तो ये भी नहीं पता है कि यहाँ पर नेपाल वासी भारत की सीमा में खेती कर रहे हैं या फिर भारतवासी नेपाल की सीमा में। अब देखना यह है कि सर्वे ऑफ इंडिया कितने दिन में पीलीभीत आकर भारत नेपाल की सीमा का आकलन करेगा। एक तरफ समाज में जहां इंसान की दोस्ती बहुत जल्द दुश्मनी में बदल जाती है और इंसान इंसान के ही खून का प्यासा हो जाता है, वहीं मंगलौर कस्बे में कुत्ता, बिल्ली और चूहों की दोस्ती ने एक नई मिसाल पेश की है। एक घर में रहते हुए भी कुत्ता, बिल्ली और चूहे एक साथ दूध पीते हैं और खेलते कूदते हैं। ये उन दोस्तों के लिए भी एक पैगाम है जिनकी दोस्ती बहुत जल्द दुश्मनी में बदल जाती है। उम्मीद है कि बिल्ली और चूहे की इस बेमिसाल दोस्ती से इंसान भी कोई सीख हासिल कर पाएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क में 2 अलग-अलग घटनाओं में हाथी के बच्चे का और हथनी का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। आज का दिन वन महकमे के लिए अच्छा नहीं रहा, जहां एक और कॉर्बेट पार्क की सीमा पर रिंगोड़ा रेंज में एक हथनी की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल जंगल से गुजर रही हाई टेंशन लाइन का एक तार अधिक नीचा होने के कारण हथनी ने उस हाई टेंशन तार को अपनी सूंड से छू लिया और करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हथनी की उम्र लगभग 20 वर्ष बताई जा रही है। वहीं दूसरी घटना में कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी जोन के फूलताल ब्लॉक में लगभग 5 माह के हाथी के बच्चे का शव मिला। बताया जा रहा है जहां पर शव मिला वहां जंगली हाथी काफी उत्पात मचा रहे थे, जिसको देखते हुए वन महकमे के गश्ती दल ने वहां पहुंचकर हाथी के बच्चे का शव देखा और पूरी जानकारी अपने आला अधिकारियों को दी। मौके से वन महकमा बच्चे के शव को कॉर्बेट मुख्यालय रामनगर ले आया। हालांकि हाथी के बच्चे के शव पर किसी किस्म की चोट के निशान नहीं है। हाथी का बच्चा नर बताया जा रहा है। हथनी की मौत पर वन महकमा बिजली विभाग के विरुद्ध कार्रवाई की बात कह रहा है। वहीं हथनी के बच्चे की मौत का कारण जानने के लिए पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। कई राज्यों में कहर बरपाने के बाद अब स्वाइन फ्लू ने उत्तर प्रदेश में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जहां मेरठ में स्वाइन फ्लू से कई मौतें हो चुकी हैं, वहीं कई लोग इससे अभी भी प्रभावित हैं, जिनका उपचार चल रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर एक ही परिवार के जिन 4 लोगों को देख रहे हैं, असल में ये लोग स्वाइन फ्लू से प्रभावित हैं और मेरठ के जिला अस्पताल में भर्ती हैं। ये परिवार मेरठ के मवाना इलाके का रहने वाला है। इन लोगों की माने तो इनका बेटा नीरज स्वाइन फ्लू से प्रभावित हो गया था और दिल्ली के अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। नीरज की मौत के बाद नीरज के घर वालों में भी इसके लक्षण पैदा हो गए और इन्हें जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू वार्ड में भर्ती करा दिया गया। हालांकि अभी तक मेरठ में स्वाइन फ्लू से कई मौतें हो चुकी हैं, लेकिन सीएमओ मेरठ का कहना है कि मेरठ में स्वाइन फ्लू से कोई मौत नहीं हुई। और तो और सीएमओ साहब का कहना है कि जो नीरज की मौत दिल्ली में हुई है, जिसका यूपी से कुछ लेना देना नहीं है। सीएमओ साहब की माने तो उन्होंने सभी स्वाइन फ्लू पीड़ितों के घर सर्वे कराया, जहां रिपोर्ट में कुछ भी नहीं पाया गया। हालांकि मीडिया में लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि मेरठ में स्वाइन फ्लू से कई मौतें हो चुकी हैं, लेकिन मेरठ के सीएमओ साहब न जाने क्यों इस बात से इनकार कर रहे हैं कि मेरठ में स्वाइन फ्लू से किसी की जान गई है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल बीएस जोशी नहीं पहुंच सके।
17वें दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल BL जोशी को छात्र छात्राओं को डिग्री बांटने आना था, मगर किन्हीं कारणवश वो नहीं आ सके। इसलिए मुख्य अतिथि प्रोफेसर अभिजीत सेन ने छात्र छात्राओं को डिग्रियां वितरित की। मुख्य अतिथि अभिजीत सेन ने विश्वविद्यालय को प्रदेश का श्रेष्ठ विश्वविद्यालय बताया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के आज के दिन की कार्यवाही के दौरान भी हंगामा साफ देखने को मिला। सदन की कार्यवाही के दौरान सूबे में बिगड़ती कानून व्यवस्था, गन्ना किसानों के भुगतान समेत कई मुद्दों पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। प्रमुख विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी ने पूरे दिन के लिए सदन की कार्यवाही से वॉकआउट किया। सदन की अगली कार्यवाही अब 26 फरवरी यानी मंगलवार को होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज के दिन भी सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामा रहा। दरअसल कार्यवाही के दौरान सदन में गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा भी उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट भी किया। इसी के साथ सदन की कार्यवाही के दौरान लखनऊ में 6 करोड़ की डकैती का मुद्दा भी उठाया गया। हालांकि घटना पर सरकार को जानकारी न होने की बात पर विपक्ष ने सरकार पर जमकर आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि सरकार घटना को छिपाने की कोशिश कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो सरकार राजधानी नियंत्रित नहीं कर सकती, वो प्रदेश में कैसे नियंत्रण रखेगी। वहीं सदन की कार्यवाही से बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आरोप लगाते हुए पूरे दिन की कार्यवाही से बहिर्गमन किया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सदन में बयान देते हुए कहा है कि नेता विरोधी दल स्वामी प्रसाद मौर्य सदन से बहिष्कार का बहाना खोजते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने बहुजन समाज पार्टी के उन आरोपों का भी खंडन किया जिसमें उन्होंने सरकार पर नकल करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि सपा सरकार में घोषणा पत्र की सभी योजनाएं लागू की जाएंगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बहरहाल एक बात तो तय है कि सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष जिस तरह के तेवर दिखा रहा है, उससे ये तय हो गया है कि आने वाले दिनों में भी सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामा हो सकता है और ऐसे में सरकार की अगली रणनीति क्या होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लखनऊ पुलिस के हाथ आज लगी है एक बड़ी कामयाबी। जी हां, पुलिस ने तनिष्क में हो रही चोरी का पर्दाफाश किया है और साथ ही 2 चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। हजरतगंज पुलिस ने तनिष्क के शोरूम से बड़ी सफाई से हीरे और गहने चुराने वाले 2 शातिर ज्वेलर थीफ को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों के पास से पुलिस ने 60 लाख के हीरे बरामद किए हैं। चोरी का मास्टरमाइंड शोरूम में ही काम करने वाला सेल्स ऑफिसर था, जो बड़ी ही सफाई से शोरूम से असली हीरे निकालकर उनकी जगह नकली हीरे रख दिया करता था। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में इस ज्वेलर थीफ की करतूत कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने इसे धर दबोचा। जी हां, ये कहानी जरूर फिल्मी लग रही होगी, लेकिन ये ज्वेलर थीफ इसे हकीकत बनाते थे। शोरूम में ही काम करने वाला ये सेल्स एग्जीक्यूटिव पहले शोरूम से हीरे निकाल लेता था और फिर उनकी जगह नकली हीरे वैसे के वैसे ही दिखने वाले रख दिया करता था। इसके बाद शोरूम मालिकों में जहां इस बात की जानकारी नहीं मिल पाती थी कि वो हीरे असली हैं या नकली, और जब बेचते समय इस बात की जानकारी मिलती थी तो वो अक्सर थोक विक्रेता के पास जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनका शक हकीकत में बदलने लगा कि शोरूम में से ही कोई इस खेल को अंजाम दे रहा है। जिसके बाद ये जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस ने शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से अंकित को धर दबोचा और फिर ये पूरी कहानी साफ हो गई। फिलहाल पुलिस इस जानकारी को इकट्ठा करने में लगी है कि किस तरह से ये चोर तनिष्क से हीरे चुराकर बेचते थे। यूपी की विधानसभा में उलझ पड़े आजम खान और स्वामी प्रसाद मौर्य। मुद्दा था गन्ना किसानों के भुगतान और चीनी मिलों का। दोनों ने एक दूसरे की सभ्यता पर सवाल उठाए। इस मुद्दे पर सदन में गहमा गहमी तो हुई ही, सदन के बाहर भी काफी तल्ख लफ्जों का इस्तेमाल किया गया। विधानसभा के अंदर सियासी गहमा गहमी आम बात है, पर शब्दों के असंसदीय होने की उम्मीद तो कतई नहीं की जाती। सदन में चीनी मिलों के भुगतान और गन्ना किसानों की चर्चा के दौरान अचानक 2 बड़े नेता उलझ पड़े। ये नेता हैं आजम खान और स्वामी प्रसाद मौर्य। संसदीय कार्य मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि नेता विरोधी दल की आवाज का लहजा सभ्य समाज में नहीं चलता। बसपा ने वॉकआउट कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर आजम खान के ही सभ्य होने पर सवाल उठा दिए। अब आजम पर हमला हो तो जवाब तो आना ही है।
आजम ने अपने अंदाज में जवाब दिया। कहा, बदजुबानी करने के लिए 1 साल का समय दिया, अब बर्दाश्त से बाहर है। अच्छा हो कि नेता विरोधी दल और उनकी पार्टी अपने में बदलाव लाएं। अपने खास अंदाज में चेतावनी भी दी और कहा, दिए में तेल इधर भी है। संसद में एक लंबा समय बिता चुके कांग्रेस विधायक दल के वरिष्ठ सदस्य प्रमोद तिवारी इस